तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा आज हम करने वाले हैं यूपी बोर्ड में 9th क्लास के लिए कॉमर्स सब्जेक्ट का रिवीजन। दोस्त आखिर कॉमर्स है क्या, उस चीज़ के बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है। तो कॉमर्स में सबसे पहला इसमें चैप्टर आता है पुस्तपालन से आशय। तो आज हम जानेंगे कि पुस्तपालन की विशेषताएं, पुस्तपालन से आशय, पुस्तपालन के उद्देश्य एवं कार्य। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले कि आखिर पुस्तपालन आया कहाँ से। बेटा जब भी कोई व्यापारी कोई व्यापार करता है तो उसके लिए कुछ निश्चित नियम एवं सिद्धांत होते हैं जिनके थ्रू वो व्यापार करता है। कुछ निश्चित नियम, कुछ निश्चित सिद्धांत जो उसकी लेखा जोखा में काम आते हैं। अब कोई भी व्यापारी है, अगर वो व्यापार करेगा तो उसे माल खरीदना भी पड़ेगा, माल बेचना भी पड़ेगा और कोई नौकर भी रखना पड़ेगा जिसे वो सैलरी देगा। कोई ग्राहक आएगा उसे उधार माल भी देना पड़ेगा, किसी से वो उधार माल खरीदेगा भी। तो वो सारी प्रक्रियाएं पुस्तपालन के अंतर्गत आती हैं, लेकिन इनके कुछ निश्चित नियम, कुछ निश्चित सिद्धांत, कुछ निश्चित निश्चित पुस्तकें जिनके आधार पे वो लेखा जोखा करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये दुकान, जो आपको एक दुकान चमक रही है और जो नीचे एक लाला जी चमक रहे हैं। तो ये लाला जी को हम मानेंगे और ये दुकान को हम अपनी मानेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये निश्चित नियम और सिद्धांत कहाँ से आए, किसने इन निश्चित नियम और सिद्धांतों को लिखा, किस लेखा जोखा के आधार पे ये किए जाते हैं, तो वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो व्यक्ति आपको ये कादरी टाइप के चमक रहे होंगे, ये कोई कादरी नहीं है, ये एक लेखक हैं, एक गणितज्ञ हैं। ठीक है। तो इनका नाम है लुकास पेशियोली। इनका जन्म इटली के वेनिस नगर में हुआ था और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था दी कंप्लीट स्क्रप्चर नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। और ये कौन से सन में लिखी थी इन्होंने, ये 1494 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। तो हमने देखा कि हमने दोहरा लेखा प्रणाली का वर्णन क्लास में अंदर कर लिया है। तो इसके जो दोहरा लेखा प्रणाली के जो लेखक हैं वो हमारे ये लुकास पेशियोली हैं। ठीक है। तो लुकास पेशियोली का हमें ध्यान रखना है कि जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, ये 1494 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखी थी, तो ये वाली पुस्तक द कंप्लीट स्क्रप्चर नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। कहाँ के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे, वेनिस नगर के इटली के रहने वाले थे। ठीक है। चलिए तो आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की पुस्तपालन से आशय। तो पुस्तपालन से आशय के बारे में जानने से पहले थोड़ा इसके बारे में दिए हुए शब्दों के बारे में जानेंगे। तो पुस्तपालन बुक कीपिंग, बेटा इंग्लिश में इसका नाम बुक कीपिंग होता है और इसे आप कला और विज्ञान दोनों कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आने वाले कुछ सेकंड्स में हम जानेंगे, जिसके अनुसार व्यक्ति, संस्था, फर्म एवं कंपनियां आदि के द्वारा विभिन्न व्यापारिक व्यवहारों का, यानी कि लेन देनों का, जब आप कोई व्यापार करोगे तो लेन देन भी तो करोगे, किसी को पैसा दोगे, किसी से पैसा लोगे। ठीक है। वो लेन देनों का मौद्रिक रूप में, बेटा मौद्रिक रूप का मतलब है जिसे आप माप सकते हैं। जैसे भारत की मुद्रा है पैसा, जिसे आप मुद्रा में माप सकते हैं। ठीक है, पैसे में माप सकते हैं। मैं लेखा पूर्व निर्धारित पुस्तकों में, बेटा पूर्व निर्धारित पुस्तक यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बार बार कोई सामान खरीदें और बार बार एक नई पुस्तक का निर्माण करें। आपने किसी से सामान खरीदा तो एक नई कॉपी में आपने लिख दिया कि ये इसमें जो है मैं अपना क्रय जो किया हुआ सामान है उसे लिखता हूँ। किसी को सामान बेचा तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग कॉपी आप बनाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। निश्चित प्रणाली के आधार पर लिखने की कुछ निश्चित प्रणालियाँ होती हैं जिनके आधार पे लेखा जोखा किया जाता है। जैसे हमने पढ़ा होगा, सबसे पहले मैंने क्लास में भी बताया है कि एकहरा लेखा प्रणाली, द्विहरा लेखा प्रणाली और भारतीय महाजन प्रणाली, ये सभी प्रणालियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है। तो नियमानुसार एवं नियमित रूप से, बेटा नियमानुसार मैंने बताया है ना, किसी भी लेखे जोखे को जब भी आप करोगे तो नियम के आधार पे करोगे। अगर आप नियम नहीं लगाओगे तो आपके उन खातों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा।
ठीक है, नियमित रूप से। ऐसा नहीं है कि आज हमने कोई सामान बेचा या आज हमने किसी से कोई सामान खरीदा और लेखा हम 10 दिन बाद कर रहे हैं, उसके बाद में कुछ आलस्य के कारण, ठीक है, उसके बाद में कुछ हमने अब कुछ चीज़ें खरीदी, उनका लेखा फिर उनसे पहले कर रहे हैं, तो इसमें नियम भंग होने की संभावना होती है। तो इसीलिए नियमित रूप से प्रतिदिन का लेखा प्रतिदिन करो, 2 दिन में करो, 4 दिन में करो, लेकिन वो भी क्रमागत तरीके से। जो जिस दिनांक को आप दे रहे हो सामान, जिस दिनांक को सामान मंगा रहे हो, जिस तारीख को सामान मंगा रहे हो, तो उनका लेखा उसी तारीख को होना चाहिए, उसी तारीख को लिखो उसमें, तब लेखा जोखा करो। तो सबसे पहले कुछ राइटर हैं, कुछ लेखक हैं हमारे, J.R. वाटलावॉय के नाम से इन्होंने लिखा है। तो देखो इन्होंने क्या लिखा है, पुस्तक व्यावसायिक व्यवहारों को निश्चित पुस्तकों में लिखने की कला। देखो व्यावसायिक व्यवहारों को निश्चित पुस्तकों में, ठीक है, निश्चित पुस्तकों में लिखने की कला। स्पाइसर स्पाइसर भाई साहब भी कह रहे हैं कि पुस्तक पालन व्यावसायिक तथा अन्य व्यवहारों को मुद्रा में के रूप में अधिक मुद्रा के रूप में तो मुद्रा के रूप में लिखने की भी कला है ये, ठीक है। चलो तो पुस्तक पालन की विशेषताओं पे बात कर लेते। तो हमने पढ़ा पहले कि पुस्तक पालन की विशेषताएं क्या होती हैं। तो विशेषताओं का मतलब है कि जो विशेष होता है बेटा, आप कोई भी लेखा जोखा करते हो, ठीक है, जिसके अंदर कुछ निश्चित नियम या सिद्धांत होते हैं, उसे आप विज्ञान कहते हैं। आपने विज्ञान है आपके पास, तो आप क्या करते हो, साइंस में आप पढ़ते हो, तो साइंस में कुछ निश्चित नियम और कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पे आप लेखा जोखा करते हो, ठीक है। तो विज्ञान इसीलिए है क्योंकि इसमें कुछ निश्चित नियम व सिद्धांत का पालन किया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर कला क्यों है। तो बेटा हिसाब किताब की पुस्तकों में लेखा करने का ढंग ढंग ठीक है, मानव कौशल और क्षमता। बेटा आप एक बात बताइए, जब भी कोई पेंटिंग करने वाला होता है, जब वो लगातार पेंटिंग करता रहता है, लगातार अभ्यास करता रहता है, तो उसका मानव कौशल बढ़ जाता है, उसका दृढ़ निश्चित कर लेता है, उसके अंदर क्षमता बढ़ जाती है कि मैं इसे आसानी से बना सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही पुस्तक पालन के अंदर है। जब पुस्तक पालन काफ़ी समय से काफ़ी रिसर्च के बाद लोगों ने इसके अंदर कुछ निश्चित नियम कुछ निश्चित सिद्धांत डाले डाले तो इसमें होगा क्या कि वो क्षमता, जो कार्य करने की जो क्षमता है, कि इसमें हमारे अंदर त्रुटि यानी कि भूल का कोई भी हमारे इसमें प्रावधान नहीं है। तो सबसे पहले हमने समझ लिया कि कला और विज्ञान होता क्या है, जिसके अंदर कुछ निश्चित सिद्धांत नियम होते हैं, तो उसे हम विज्ञान कहते हैं। और जिसमें मानव ढंग यानी मानव कौशल ढंग, कार्य करने का ढंग और क्षमता मिलती है, उसे हम कला कहते हैं। इसीलिए पुस्तक पालन विज्ञान व कला दोनों हैं। चलिए निश्चित पुस्तकों में लेखा, बेटा मैंने बात की पिछली बार कि निश्चित पुस्तकों में लेखा पीछे हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये रहा निश्चित पुस्तकों में लेखा या पूर्व निर्धारित पुस्तकों में लेखा, निश्चित पुस्तकों में लेखा ये हम पढ़ते आए हैं। तो निश्चित पुस्तकों में लेखा कौन कौन सी पुस्तक होती हैं बेटा, प्रणालियाँ होती हैं, जर्नल प्रणाली, लेजर, भारतीय प्रणाली, कच्ची रोकड़ वही, पक्की रोकड़ वही, खाता वही, ठीक है। तो खाता वही को हम और जर्नल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल की एंट्रियाँ करते हैं। आपने देखा होगा क्लास में मैंने क्वेश्चन कराए हैं, तो जर्नल की एंट्री द्वारा लेखा प्रणाली के अंतर्गत कराई हैं, ठीक है। उसके बाद लेज़र बनवाते हैं। भारतीय वही खाता प्रणाली अलग से होती है, पहले चलती थी भारतीय वही खाता प्रणाली, लेकिन अब जब से एनसीईआरटी आई है तो इसमें से वो प्रणाली काट दी गई है। तो निश्चित पुस्तकें होती हैं, जर्नल की पुस्तकें, लेज़र बनाना, ये सभी पुस्तकें लेज़र निश्चित होती हैं। तो उसके बाद आया, ठीक है, ये वाला तो हो गया अपना, ठीक है। उसके बाद आया निश्चित नियम एवं प्रणाली के आधार पर। बेटा निश्चित नियम और निश्चित प्रणालियाँ होती हैं जिस लेखा करने की। उसमें होता क्या है कि जब आप भी लेखा जोखा किसी निश्चित निर्णय किसी निश्चित नियमों के आधार पे करेंगे, निश्चित सिद्धांतों के आधार पे जब आप लेखा करेंगे, तो ग्राहकों की विश्वसनीयता, आपकी विश्वसनीयता भी बढ़ेगी
और ग्राहकों की भी विश्वसनीयता बढ़ेगी। यदि कोई भी ग्राहक आपके साथ कोई भी त्रुटि करता है, आप लेखा जोखा निश्चित नियमों के आधार पे करते हैं, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। किसी भी माध्यम से, कानूनी माध्यम से आप उसे चैलेंज कर सकते हैं कि हाँ मेरे पास लेखा ये है, ठीक है। उसे प्रमाणित कर सकते हैं, न्यायालय में आप उसका प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, निश्चित उद्देश्य। इन जब बेटा हम लेखा जोखा कर रहे हैं तो उनका निश्चित उद्देश्य भी तो होता है। कोई भी व्यापार, अगर कोई व्यापारी कोई व्यापार करता है तो उसका निश्चित उद्देश्य क्या होता है बेटा? लाभ कमाना होता है, ठीक है। तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि मुझे व्यवसाय में लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो इन चीज़ों के बारे में भी पुस्तक पालन बताता है। वित्तीय स्थिति का ज्ञान, व्यवसाय में क्या चल रहा है, व्यवसाय लगातार घाटे में तो नहीं चल रहा, व्यवसाय के ऋण कितना है व्यवसाय का, तो ये सारी चीज़ें बताने का कार्य उसका मुख्य उद्देश्य, निश्चित उद्देश्य पुस्तक पालन का होता है। वित्तीय व्यवहारों का लेखा, पुस्तक पालन में केवल वित्तीय स्वभाव के व्यवहारों का लेखा किया जाता है बेटा, जिसे हम मुद्रा में माप सकते हैं, ठीक है। जिसे मुद्रा में माप सकते हैं, उन लेखों को वित्तीय व्यवहारों का लेखा किया जाता है, कहा जाता है, ठीक है। तो मौद्रिक रूप में लेखा, ये हमने पहले ही समझ लिया, जिसे मुद्रा में माप सकते हैं वो मौद्रिक रूप के लेखे कहलाते हैं। तो उसके बाद आया कि पुस्तक पालन के उद्देश्य एवं कार्य। तो पुस्तक पालन का क्या उद्देश्य होता है बेटा? व्यवसाय में रोकड़, जब आप कोई भी व्यापार करते हो तो पैसा आता है, और जब वो पैसा आता है तो उसका लेखा जोखा करना, कितना पैसा आया। अब व्यापारी है, व्यापारी को कुछ पैसा बैंक में भी जमा करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो अपने ही व्यापार में पैसा रखता है, अपने दुकान पे पैसा रखता है, तो चोरी होने की संभावना हो जाती है। अगर दुकान में आग लग जाती है तो पैसा जलने की संभावना हो जाती है, ठीक है। तो ये लेखा जोखा भी पुस्तक पालन का मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद है क्रय विक्रय का ज्ञान। कोई व्यापारी कोई भी वस्तु खरीदता है अपने व्यवसाय में बेचने के लिए, और तो उसमें जो है उसे पुस्तक पालन के द्वारा ज्ञान हो जाता है। क्रय के लिए वो क्रय पुस्तक बनाता है, विक्रय के लिए वह विक्रय पुस्तक बनाता है, जिससे वो ज्ञात कर लेता है कि मेरा कितना माल मैंने खरीदा, कितना माल मैंने बेचा, और कितना मेरे पास स्टॉक यानी कि माल बचा हुआ है मेरे पास। छल कपट की एवं त्रुटि का ज्ञान। अब बेटा एक बात बताओ, छल कपट है जब आप पूरा लेखा जोखा करोगे, है ना, हर चीज़ का लेखा जोखा आप रख के चलोगे कि कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा, क्या कितना माल, कितना धन हमारे व्यापार में है। तो उन चीज़ों का जब आप लेखा जोखा करोगे, तो यदि कोई आपके साथ छल कपट करता है, कोई भूल चूक करता है, तो आप उन लिखित प्रमाणकों को एक उसके सामने प्रस्तुत कर सकते हो कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो आप छल कपट से भी आपको पुस्तक पालन बचाता है। अब लाभ हानि का ज्ञान, बेटा जब आप सभी लेके जोखे करोगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आप व्यवसाय में लाभ कमा रहे हो या हानि, लगातार हानि झेल रहे हो, ठीक है। तो निश्चित पुस्तकों पर लेखा जोखा करने से हमें ज्ञात हो जाता है कि कितना लाभ हुआ, कितना हमें हानि हुई। उसके बाद है व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान। अब बेटा व्यापार कर रहे हैं और पूरा लेखा जोखा कर रहे हैं, तो जब लेखे जोखे के आधार पे जब आप लास्ट में आके कोई भी लेखा जोखा का मिलान करते हो, लाभ को, आय को, कितना हमने धन कमाया, कितना हमने खर्च किया, कितना हमें लाभ हुआ, कितना हमें हानि हुई, तो व्यवसाय की क्या स्थिति है, व्यवसाय घाटे में तो नहीं चल रहा, इस चीज़ों का ध्यान, व्यवसाय में कितनी संपत्तियां हैं, कितने फर्नीचर हैं, कितना फर्नीचर है, क्या क्या चीज़ें हैं, कितने दायित्व हैं जो व्यवसाय को चुकाने हैं, इन सब चीज़ों का आर्थिक स्थिति का ज्ञान भी हमें पुस्तक पालन कराता है। तो उसके बाद है लाभ हानि के कारणों का ज्ञान। बेटा जब आप लेखा जोखा कर रहे हो, तो अगर आपके व्यवसाय में लाभ होता है तो लाभ होने के क्या क्या आपके
किन कारणों की वजह से आपको लाभ हुआ है, उस लाभ को दूना करने के लिए उन कारणों के आधार पे आप अपना लाभ दूना कर सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। और यदि आपको व्यवसाय में हानि हुई है तो किन किन कारणों की वजह से हानि हुई है, उन कारणों को दूर कर सकते हैं यदि आप लेखा जोखा करते हैं। ठीक है, चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगले देखते हैं, भावी आवश्यकताओं का अनुमान। बेटा अगर आपको कोई भी ऐसी व्यवसाय संबंधित कोई आवश्यकता पड़ती है जिसके अनुमान के आधार पे आप लेखा जोखा अगर आप कोई व्यवसाय में करते हैं तो उन लेखों जोखों के आधार पे आप भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगा सकते हैं। भविष्य में अपने व्यापार का जो लक्ष्य है आपका, उस लक्ष्य में तरक्की कर सकते हैं, उस लक्ष्य को पा सकते हैं। सरलतापूर्वक आप उन पुस्तकों में देख सकते हैं कि आखिर कहाँ चूक रह गई लक्ष्य को पाने में। तो ये सभी अनुमान भी हमें पुस्तक पालन के द्वारा मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा रिवीजन दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है, तो एक दुकान होती है, दुकान खोली और ये राजू भाई यानी कि हम हैं, हमने जब दुकान खोली तो क्या हुआ कि ग्राहक आने लगे। लेकिन जब ग्राहक आए तो हमारी भूलने की आदत भी नई आने लगी, क्योंकि जब बहुत सारे ग्राहक आएंगे तो किस किस का याद करें, किसने क्या क्या सामान खरीदा, कितनी कितनी राशि का कितनी कितनी धन का कुल राशि का वो सामान हमसे खरीद के ले गया। तो वो सारी चीज़ें हम याद तो कर नहीं सकते। याद करने के लिए, ठीक है, भूल से बचने के लिए हमने जो है लेखा जोखा लिखना प्रारंभ किया। लेकिन जब लिखना प्रारंभ किया तो निश्चित नियम एवं सिद्धांतों का हमने अध्ययन किया, उसके आधार पे हमने लेखा जोखा करना प्रारंभ किया। तो इनका तो नाम सबने ही पढ़ देख लिया है, जन्मदाता लूकास पेश जन्मदाता, ये जन्मदाता हैं लेखा इसके दोहरा लेखा प्रणाली के। इनका नाम लूकास पेशियोली है। ये इटली के वेनिस नगर के रहने वाले हैं और इन्होंने एक पुस्तक 1494 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी इसका नाम था द कंपसेट स्क्रप्चर नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। ठीक है, जिसके आधार पे हम लेखा जोखा करते हैं। तो पुस्तपालन के बारे में भी समझ लिया, जिसके अंदर कुछ निश्चित नियम निश्चित सिद्धांत होते हैं। जो व्यापारिक व्यवहारों का लेखा जोखा जो मुद्रा के रूप में किया जाता है, जिसके अंदर कुछ निश्चित सिद्धांत निश्चित नियम होते हैं, जिनका लेखा निश्चित पुस्तकों में किया जाता है, उसे हम पुस्तपालन कहते हैं। ठीक है, लो अगला आता है, ये दो राइटर्स हैं, इनकी भी हमने परिभाषा आपको समझा दी। ये भी इन्होंने बताया है कि निश्चित पुस्तकों में मौद्रिक रूप में लेखा जोखा करना है। पुस्तपालन की विशेषताएं हो गई, विज्ञान किस लिए कहते हैं, जो इसके अंदर कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं, इसीलिए इसे विज्ञान कहते हैं। और जिसे लेखा जोखा करने का एक मानवीय कौशल ढंग और क्षमता जिसमें होती विराजमान होती है, उसे भी हम उसे कला कहते हैं, इसीलिए इसे विज्ञान व कला दोनों कहते हैं। निश्चित पुस्तकों में लेखा, निश्चित पुस्तक जर्नल, लेजर, भारतीय प्रणाली, कच्ची रोकड़ वही, पक्की रोकड़ वही, खाता वही, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो निश्चित नियम एवं प्रणालियों के आधार पे इसके कुछ निश्चित नियम एवं प्रणालियाँ होती हैं, जिनके आधार पे हम लेखा जोखा करते हैं। तो निश्चित उद्देश्य देखो, जब कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई लेखा जोखा कर रहे हैं, तो उसका भी तो कुछ निश्चित उद्देश्य होता है। यदि कोई व्यक्ति कोई पैसा ब्याज पे देता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, अपने पैसे को वो लिखेगा कि कितनी तारीख को दिया, कितनी धनराशि दी, कितनी ब्याज दर पे दिया, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या होता है कि भविष्य में उससे पैसा मुझे लेना है। ठीक है, वित्तीय व्यवहारों का लेखा बेटा मौद्रिक रूप में वित्तीय व्यवहारों का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मुद्रा के रूप में लेखा, मुद्रा में आप जिसे माप सकते हैं ऐसी आप लेखा जोखा करेंगे। वो मैंने एग्जाम्पल पहले आपको समझा दिए। पुस्तपालन के उद्देश्य या कार्य, रोकड़ का ज्ञान, आपके व्यवसाय में कितनी रोकड़ है, आपने कितना पैसा बैंक में जमा कर रखा है, तो इन चीज़ों का ज्ञान आप पुस्तपालन के आधार से कर सकते हैं। क्रय विक्रय का ज्ञान, कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा, ये सभी जानकारी आपको
यहाँ से मिल जाती है। तो आगे छल कपट की त्रुटि का ज्ञान बेटा, अगर आपके साथ कोई व्यापारी कोई पैसा ले जाता है, कोई सामान खरीदता है आपसे और वो आपसे पैसे देने में आनाकानी करता है, तो उससे बचने के लिए छल कपट की त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए लेखे जोखे किए जाते हैं। आप उससे कह सकते हैं कि ये रहा तूने इतनी तारीख को ये सामान तूने खरीदा है। तो लाभ हानि का ज्ञान, पशुपालन में एक निश्चित नियम एवं सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पर आप क्रय विक्रय करते हैं। उससे आप आसानी से ज्ञात कर लेते हैं कि लाभ हुआ या हानि। व्यापार की आर्थिक स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है व्यापार की, आपके पास पैसा ढीला है या नहीं है, वो आप जब अब लेखा जोखा करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास लेखे जोखे के आधार पे कितना पैसा है, कितना पैसा आपके पास नहीं है। लाभ हानि के कारणों का ज्ञान, अगर आपसे व्यवसाय में कोई हानि हो जाती है तो किस कारणों से आपको हानि हुई है, क्योंकि जब आप लेखा जोखा पूर्ण रूप से कर रहे हो, दिन बाय दिन प्रतिदिन आप ये कार्य कर रहे हो, तो आपको लाभ हानि का ज्ञान भी आसानी से हो जाता है। उसके बाद भावी आवश्यकताओं, बेटा इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कोई आपसे ख़रीद के ले जाता है, कोई भी सामान खरीद के ले जाता है, तो वे तो हमने पढ़ लिया पीछे, क्योंकि जब कोई सामान खरीदता है इसीलिए भी इसकी आवश्यकता होती है। लेकिन भविष्य में रणनीति बनाना कि कौन सा व्यापार कैसे चलाना है, कैसे करना है, कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है, पूंजी कहाँ से इकट्ठा करें, तो ये सब चीज़ों की जानकारी भी आपको पशुपालन आसानी से दे देता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। बेटा अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसके नीचे जो आपकी कमेंट हो, ठीक है, कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आया हो, यदि आपको कोई टॉपिक समझना है, वैसे जनरल एंट्री आज आगे कराएंगे अगली वाली क्लास में, तो उसमें के बारे में आप इसके अंदर लिख सकती हो।